कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों को वोट लेने के लिए तो हिंदू बना दिया, लेकिन जब उनके अधिकार की बात आती है तो बेगाने हो जाते हैं। एक एक करके देश के दलितों, पिछड़ों का आरक्षण भाजपा ने खत्म कर दिया। नहीं तो लोग आपके पार्टी में जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे भाई? जो नाम मैंने आपको गिनाए, चाहे पवन पांडे हो, चाहे ऐसे लोगों को सबक जब कभी मौका आएगा, यही महिलाएं, दलित, आदिवासी, पिछड़े मिलकर के इनको सबक सिखाएंगे जो इनके सम्मान के खिलाफ खड़े। नहीं, हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, इसलिए हम तो जैसे हमारे वो दूसरे साथी हैं वैसे मैं भी हूं। जब वहां टकराहट की नौबत आई, आरक्षण पर डकैती पड़ी, कैबिनेट में मैंने विरोध किया, उसके बावजूद सरकार उसको निर्णय को रोकी नहीं, तो मैंने पार्टी छोड़कर निर्णय लिया। 5 साल में पहले अगर यही वाकया होता तो उसी समय मैंने विदाई ले लिया होता। पहली बात तो जहां विचारों की टकराहट हुई, एक बार मैंने नमस्कार किया, दोबारा पलट के कभी उधर झांका नहीं, जाने का प्रश्न नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक और हमारे आज इस हफ्ते के न्यूज मेकर शख्सियत खुद स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले कुछ समय से लगातार सुर्खियों में हैं अपने बयानों की वजह से, खास करके जब से इन्होंने रामचरितमानस की चौपाइयों पर सवाल उठाए। सिर्फ सवाल ही नहीं उठाए, लगातार हमले झेलने के बावजूद वो अपने बयान पर आज भी कायम है। और सबसे अहम बात कि अखिलेश यादव से इस मामले में मुलाकात के बाद भी उनका स्टैंड वही है। हमारे साथ हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। सर, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद कुमार जी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत श्रीवास्तव हैं, जो कि इंडिया टुडे के वरिष्ठ सहयोगी हैं। तो सर, सबसे पहला सवाल आपसे वही कि आपने जो सवाल उठाए थे, खास करके रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास की चौपाइयों पर, आप अभी भी उसी स्टैंड पर कायम हैं अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद भी? स्वाभाविक रूप से देश की समस्त महिलाएं, आदिवासी, दलित और पिछड़े चौपाई के जिस अंश से अपमानित हो रहे हैं, किस अंश से, जिसका उल्लेख पूर्व में भी मैं कर चुका हूं। एक बार और कर दीजिए। जे वड़ाधम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवरा, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जिन जातियों को उल्लेखित किया गया वो नीच कहा गया। वहीं पर दूसरी ओर ढोल गंवार सूद पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी समस्त शूद्र, यानी जिसमें सभी आदिवासी, दलित, पिछड़े आते हैं, समस्त महिलाएं किसी भी वर्ण, वर्ग और समाज की हों, सब इंक्लूड है। यह मार खाने और पिटाई के पात्र हैं। पूज, और इसी के अलावा दूसरा और एक अंश है, पूजे ही विप्र सकल गुण ही ना, पूजे ही न शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीणा, यानी धर्म मानव कल्याण के लिए होता है और मानवता के सशक्तिकरण के लिए होता है। किसी भी धर्म को, किसी भी वर्ण, किसी भी वर्ग, किसी भी जाति और किसी भी समाज को अपमानित करने का हक नहीं है। गाली धर्म का हिस्सा नहीं हो सकती। धर्म अपने ही अनुयायियों में भेदभाव नहीं करता है। इत्तेफाक से जिनका भी मैंने उल्लेख किया वो सब हिंदू धर्म के ही मानने वाले लोग हैं। हमें रामचरितमानस पर कोई आपत्ति नहीं। चौपाई के इस अंश से जिससे देश की महिलाओं का अपमान हो रहा है,
शूद्र समाज में आने वाली सभी जातियों का अपमान हो रहा है, भेदभाव उनके साथ किया जा रहा है, उस अंश को विलोपित किया जाए या प्रतिबंधित कर दिया जाए। तो आज भी आपका स्टैंड वही है जो पहले दिन था? स्वाभाविक रूप से इस अपमान के खिलाफ लगातार बात चलती रहेगी और यह तब तक चलती रहेगी जब तक महिलाओं के, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान की बात पर लोग तैयार नहीं होते। लेकिन स्वामी प्रसाद जी, कहा यह जा रहा है कि संदर्भ को आपने नहीं देखा जिस संदर्भ में ये लिखा गया है। जो जानकार हैं उनका कहना है कि जिस तरह की बातें कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, संदर्भ उसका बिल्कुल अलग है, इसके भावार्थ बिल्कुल अलग हैं, लेकिन आप पिक एंड चूज करके आप उस बात को कह रहे हैं। देखिए, मैंने भाव भी समझा है, अर्थ भी समझा है, संदर्भ भी समझा है। मैं कोई दुधमुहा बच्चा नहीं हूं और अपने पाप पर चादर डालने के लिए कुतर्क का प्रस्तुतिकरण इसका समाधान नहीं है। एक और सवाल, इस बारे में बहुत हंगामा मचा, खूब, आपकी पार्टी से लेकर बीजेपी और तमाम तरह के आगे ट्वीट्स पर भी आएंगे, आपने भी क्या लिखा, आपके बारे में क्या कहा गया। लेकिन बड़ी अहम बात यह है कि कल आपकी मुलाकात अखिलेश यादव से हुई। लोगों ने कहा आपकी पेशी हुई, आपको तलब किया गया, लेकिन आप निकल करके भी आए तो उसी अंदाज में। तो क्या यह माना जाए कि अखिलेश जी ने आपको कहा कि भाई ठीक है, जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, हमारी राजनीति को सूट करता है? बात राजनीति का है ही नहीं। राजनीति को सूट करता नहीं सूट करता यह भी विषय नहीं। बात है शूद्र समाज को, देश की महिलाओं को अपमानित होने से बचाया जाए। तो इस पर अखिलेश जी की आपके साथ एक पेज पर हैं आप लोग, वो आपकी इस बात से सहमत हैं कि आप जो कह, कोई भी सूझबूझ का नेता, व्यक्ति या समाज कौन इनके सम्मान के खिलाफ बोलेगा? तो ये आप बड़ी बात कह रहे हैं कि आपने जो बातें कही हैं उस पर अखिलेश यादव से जो आपकी मुलाकात हुई उसमें वो भी आपके साथ खड़े। जब इस विषय पर उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया तो स्वाभाविक रूप से जो अर्थ निकालना निकाल ले। बैठक किसी नए विषय पर हुई जिसका मैंने कल ही उल्लेख कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों को वोट लेने के लिए तो हिंदू बना दिया, लेकिन जब उनके अधिकार की बात आती है तो बेगाने हो जाते हैं। एक एक करके देश के दलितों, पिछड़ों का आरक्षण भाजपा ने खत्म कर दिया। अब हम उनको आरक्षण का अधिकार दिलाने के लिए, जाति आधारित जनगणना कराने के लिए रणनीति बना करके जनता के बीच में जाएंगे, मैदान में उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी का ये जो दोहरा चरित्र है जनता के बीच में उजागर करेंगे। बिल्कुल। उनकी मौन सहमति है इस पर? मौन सहमति या फिर उन्होंने, आपने बात की होगी ना, क्या इस मुद्दे पर बात हुई इनसे? आप उसकी चिंता मत करिए। और शायद आपने कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बयान को नहीं सुना। उन्होंने अपना नजरिया स्पष्ट कर दिया है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्वयं नजरिया स्पष्ट कर दिया तो अपने आप, कौन सा नजरिया, क्या कहा? अब आप सबको मालूम है, आप लोग भी मीडिया कर्मी लोगों ने सब कवर किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी शूद्र समाज का दुश्मन है, इनके आरक्षण को खत्म कर रही है, इनको अपमानित करने का काम करती है, इनको धार्मिक अनुष्ठान में जाने का विरोध करती है। तो भारतीय जनता पार्टी के इस रवैये का हम कड़ी निंदा करते हैं और पूरा का पूरा शूद्र समाज भारतीय जनता पार्टी की दोहरे चरित्र को देख रहा है। तो इसका मतलब केशव प्रसाद मौर्य के उस बयान को तो फिर ठीक माना जाए ना कि आपसे अखिलेश यादव ने इस बात को बुलवाया है और आप उन्होंने जो कहा है वही आप कह रहे हैं? देखिए, एक हफ्ते से प्रसंग चल रहा है। एक हफ्ते के बीच में कल पहली मेरी मुलाकात हुई, उसके पहले न मुलाकात हुई न दूरभाष पे वार्ता हुई। मैंने तो जो भी बोला, जो सार्वजनिक मंचों से लगातार मैं बोलता रहता हूं, उसी विषय पर मैंने जोर दिया और आज पूरे देश में चर्चा चल रही है।
तो हमें सकारात्मक परिणाम भी आने की उम्मीदें बड़ी हैं। आज नहीं तो कल ये धर्माचार्य भी अपने ही हिंदू धर्म के मानने वाले दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए हमारे साथ खड़े होंगे। स्वामी प्रसाद जी, ये बताइए, आप कह रहे हैं देश में चर्चा चल रही, देश में चर्चा तो बेरोजगारी पर, महंगाई पर, महंगी शिक्षा पर, इस पर भी चल रही है। अखिलेश जी भी इस पर अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पे हमला बोलते हैं, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। ये मुद्दा अचानक से आप ले आए, इसको अभी लाने का क्या औचित्य? क्या जो बिहार में जिस तरीके से बयान आया वहां के मंत्री का, उसके बाद आपसे यहाँ पर जैसे कि बात से लग रहा है कि उनकी मौन सहमति है, तो ये क्या मतलब पूरा अगर आप समझाएं? क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी लगातार बेरोजगारी की बात कर रही है, बढ़ती महंगाई की बात कर रही है, यूपी में खासतौर से कह रही है कि जिस तरीके से एनकाउंटर हुए, जिस तरीके से बुलडोजर कल्चर चला, इसका बात कर रही है। एकदम पूरा अटेंशन, पूरा ट्रेंड चेंज हो जाता है और आप जो है रामचरितमानस के मुद्दे को ले आते हैं। और ये मुद्दा कोई नया मुद्दा भी नहीं होगा निश्चित तौर पे। तो इस मुद्दे को अभी आज की स्थिति में, जब देश एक तरफ बेरोजगारी और महंगाई की बात कर रहा है, तो इसको आप जो ला रहे हैं उसके पीछे की क्या कारण है? आप कोई खास वजह है इसको आपने अब उठाया? क्योंकि आप बहुत लंबे क्या पिछड़ों, दलितों को एक करने के लिए आपने ये मुद्दे को उठाया? सीधी सी बात है, क्योंकि वो इस वक्त बीजेपी के वोट बैंक हैं और सीधा सीधा कहा जा रहा है कि भाई बीजेपी हिंदुत्व की छतरी में सबको ले आई है और अब समाजवादी पार्टी अपना सब कुछ करके हार गई, तो अब हिंदुत्व से अलग करो उस पूरे दलितों को, और उसे अब दलित और पिछड़ों को और उसे शूद्र का जो एक है उस आधार पर। आपके प्रशांत जी, मैं आपका भी मतलब समझ रहा हूं और कुमार जी का भी समझ रहा हूं। कयासबाजी कोई किसी तरफ भी लगा सकता है। मैंने शुरुआती दौर में ही अपना बयान देते वक्त कहा था, यह बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का है। रही बात आज देश में जो महंगाई है, आसमान पर छाई है, देश के गरीबों, मजदूरों, किसानों की कमर टूट रही है, नौजवान बेरोजगार घूम करके बेरोजगारी की त्रासदी झेल रहा है, जीएसटी से लघु सीमांत व्यापारियों की कमर तोड़ी जा रही है। सभी मुद्दों पर सरकार फेल है, विकास ठप है और 24 घंटा भाजपा सरकार लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए हिंदू मुस्लिम करती रहती है। इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी राजनीतिक फ्रंट से हमेशा लड़ाई लड़ती रहती है, आज भी लड़ रही है, आगे भी लड़ेगी। ये सामाजिक सरोकार से जुड़ा है। राजनीतिक मुद्दे राजनीति में आजमाए जाते हैं। सरोकार अभी क्यों ध्यान आया? आप लीडर ऑपोजिशन, इसलिए कि अभी कोई चुनाव नहीं है और आप मंत्री अभी, इसलिए कि अभी कोई चुनाव नहीं। अभी चुनावी माहौल में अगर हम ये कहते तो लोग इसका अर्थ निकालते कि पोलराइजेशन के लिए कर रहे हैं। नहीं तो ये नहीं माना जाए, इस समय कोई चुनाव नहीं है। इस समय चूंकि इत्तेफाक है कि सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के लोग इस विषय पे हमसे सवाल किए, इसलिए उस परिवेश में हमने उसका उत्तर दिया। लेकिन इसको ये क्यों नहीं माना जाए कि हिंदू मुस्लिम के काट के तौर पर आप दलित और पिछड़ा कॉम्बिनेशन देख रहे हैं? ये माना जाए? आप मुख्य मुद्दे को क्यों हटाना चाहते हैं? आप महिलाओं के सम्मान के दुश्मन हैं, इस देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान के दुश्मन हैं। जो मुख्य मुद्दा है उसको गौर क्यों करना चाहते हैं? आप उसको घुमा करके राजनीति से क्यों जोड़ना चाहते हैं? ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये रामचरितमानस राजनीति का हिस्सा नहीं है। रामचरितमानस धर्म से जुड़ा हुआ है और उसके कुछ चौपाइयों पर मैंने आपत्ति दर्ज की। हमने रामचरितमानस में भी कोई आपत्ति नहीं की। नहीं, लेकिन जब राजनीति की बात होगी, जब आप शूद्र और पिछड़ों की बात कह रहे हैं, तो बीजेपी ने तो फिर प्रधानमंत्री ही शूद्र दे रखा है। अगर आप उस शूद्र के अंदर में पिछड़े, दलित सब आते हैं, तो बीजेपी ने तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है, ओबीसी से आते हैं, फिर उन्हें भी शूद्र बनाया। लेकिन वो अपनी कुर्सी के लिए रोना रोए हैं। जब एक बार किसी ने कहावत कह दी थी, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, तो प्रधानमंत्री जी को बहुत बुरा लगा था। लेकिन सही मायने में वो छलावा दिखावा था। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी अपने को सही माने पिछड़े मानते
तो लिटरल एंट्री के नाम पर 340 जो आईएएस बनाए गए, उसमें पिछड़े और दलित के चेहरे दिखाई पड़ते, उसमें एक भी पिछड़ा और दलित का चेहरा नहीं है। इसका मतलब है पिछड़ा का चेहरा दिखावटी है, अंदर कुछ और है। कुछ दूसरे मुद्दे पे आते हैं कि ये मुद्दा तो बहुत छाया है, सपा में आप कितना कंफर्टेबल है और अपना भविष्य यहाँ पर क्यों आप आगे कैसे देख रहे हैं? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये चर्चा अक्सर होती है कि आपकी बेटी जो है दूसरी पार्टी में है, 2024 में दोनों एक ही पार्टी में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपकी बेटी अभी भी सांसद बीजेपी से है ना, तो कोई भी पार्टी में ऐसा बहुत कम होता है कि बेटी एक तरफ दूसरी पार्टी से हो और पिता जो है दूसरी पार्टी से हो, आखिर सबको एक होना ही पड़ता है। तो इस वजह से मैं देख रहा हूँ कि आगे राजनीतिक भविष्य आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, आप राजनीति की चिंता मत करिए, इसलिए कि मेरी 40 साल की लंबी राजनीति की पारी है। 6 बार मैं कैबिनेट में मंत्री रह चुका हूं, 3 बार मैं नेता विरोधी दल रहा हूं। हमारे लिए विचार ज्यादा महत्व रखता है, पद महत्व नहीं रखता है। इसलिए हम विचारों के साथ जब भी कभी टकराना पड़ा तो मैंने विचार को महत्व दिया, पद को छोड़ा। आपको ध्यान होगा, जब बहुजन समाज पार्टी मैंने छोड़ा तो मैं राष्ट्रीय महासचिव भी था, कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी था, नेता विरोधी दल भी था। जब मैं भाजपा छोड़ा उस समय भी मैं कैबिनेट मंत्री था और रिकॉर्ड तोड़ काम करने वाला कैबिनेट मंत्री था। मुख्यमंत्री जी खुद सार्वजनिक रूप से कई बार स्वीकारे ही नहीं, उदाहरण देते थे। लेकिन विचारों पर टकराहट हुई तो अपने मंत्री पद को छोड़ने में, भाजपा को छोड़ने में नहीं, लेकिन तो पूरे 5 साल पूरे मंत्री रहने के बाद आपको विचार तो तब आया ना जब आपके पूरे 5 साल पूरे कर लिए बतौर मंत्री। आपने अपना यूपी तक आपने ये जो रखा है प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपकी प्रश्नों का उत्तर तो मैं आज ही दूंगा ना। जब वहां टकराहट की नौबत आई, आरक्षण पर डकैती पड़ी, कैबिनेट में मैंने विरोध किया, उसके बावजूद सरकार उसको निर्णय को रोकी नहीं, तो मैंने पार्टी छोड़कर निर्णय लिया। 5 साल में पहले अगर यही वाकया होता तो उसी समय मैंने विदाई ले लिया होता। तो ये बताइए, आप बीजेपी अब नहीं जाएंगे एकदम से, अब बीजेपी में कभी वापसी नहीं करेंगे, लेकिन आपकी बेटी संघमित्रा मौर्य क्या वो बीजेपी में रहेंगी या वो भी अब नए रास्ते तलाशेंगी, वो भी आपके साथ समाजवादी पार्टी में आएंगी? देखिए, मैं आज जिस मुद्दे पर बैठा हूं उस मुद्दे से मैं हटना नहीं चाहता। मैं जानता हूं आप हटाना चाहते हैं। नहीं, हटाना नहीं चाहता, वो सारे मुद्दों पर सवाल। भाजपा की सांसद हैं, इस पर उनका मंतव्य जब कभी लेना हो तो आप उनसे समय लेके मिल करके बात करिएगा। मैं इस समय जिस विषय पर बैठा हूं उस विषय से इतर नहीं जाना चाहता, क्योंकि इस गंभीर मामले को हल्का करने का पक्षधर में नहीं हूं। अच्छा, आपने ये बोला कि आप इतने 40 साल की राजनीति, आप सीनियर लीडर है, आप ये बताइए आज की स्थिति में बीजेपी को अपोजिशन कैसे आ सकता है? अभी यूनाइटेड अपोजिशन देखते हैं, क्या आपको क्या लगता है कि 24 में क्या होगा, कि कोई गठबंधन होगा, कोई महागठबंधन होगा? तो आपका मतलब आपने सीनियर लीडर है और आप बसपा में रह चुके हैं, आप बीजेपी मंत्री रह चुके हैं, आप समाजवादी पार्टी में एज ए सीनियर लीडर मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा ऑब्जर्वर के तौर पर बताइए। आप जी, आप लोग पत्रकार हैं, जानते सब है, जानबूझ करके अनजान बनने की कोशिश करते हैं। इंदिरा गांधी जैसी सख्त प्रधानमंत्री और बड़ी नेता को 0 पर आउट होना पड़ा था। यही नहीं, तो अपोजिशन यूनाइटेड था, आज नहीं है। मौके मौके पर अपोजिशन यूनाइट हुआ है, चाहे 77 का रहा हो, चाहे 89 का रहा हो, जनता पार्टी रही हो, जनता दल रहा हो, या फिर वही परिस्थितियां फिर बन गई हैं, ऑल अपोजिशन यूनाइट भी होगा, 2024 में बीजेपी की विदाई भी होगी। तो आप बसपा के साथ भी जाएंगे, समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक हो सकेगी? पहली बात तो जहां विचारों की टकराहट हुई, एक बार मैंने नमस्कार किया, दोबारा पलट के कभी उधर झांका नहीं, जाने का प्रश्न नहीं उठता।
तो आप अलायंस में बसपा के साथ जा सकते हैं, बीएसपी पार्टी में नहीं जाएंगे, आप ये कह रहे हैं? अलायंस में आल पोजिशन होगा तो जो भी अलायंस में होंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं खड़ा रहूंगा। और बीएसपी में जाने का कोई सवाल नहीं है? कहीं भी जिसको भी मैंने एक बार नमस्कार कर लिया, पलट कर उधर देखना तो बहुत दूर की बात है, जाना तो कभी नहीं हो सकता। नहीं, जब जो विचार नहीं, लेकिन कहा तो ये जा रहा है, खत्म हो गया, जहां विचार खत्म हो गया वहां जा क्या करेंगे? नहीं, लेकिन अब कहा तो ये जा रहा है कि आपने जो नई ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स शुरू की है, ये तो बसपा के मिशन की पॉलिटिक्स रही है। और कहा यह जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो ये शुरू किया, क्योंकि सपा इस तरीके से पॉलिटिक्स तो कभी की नहीं जो आपने शुरू की है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहन जी के साथ दोबारा चले जाएं? शायद आपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वो बयान नहीं पढ़ा जो सपा ज्वाइनिंग के वक्त उन्होंने कहा था कि अब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एवं लोहिया के विचारों के साथ समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी। तो आज जब मैं बहुजन समाज के विचार को बात रख रहा हूं तो मैं जहां रहूंगा वहां बहुजन समाज रहेगा। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि आप प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के बनना चाहते थे या बनना चाहते हैं, इसमें से अब आप फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं। पहली बात तो प्रशांत जी बहुत छोटी बात, जो एक पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रह चुका है, राष्ट्रीय महासचिव रह चुका है, 3 बार नेता विरोधी दल रह चुका है, 6 बार कैबिनेट मंत्री रह चुका है, उसके लिए प्रदेश अध्यक्ष क्या माने रखता है? क्या माने रखता है? इसलिए जो नौसिखिए राजनीति के नेता हैं वो इस प्रकार की छोटी सोच के साथ प्रस्तुतिकरण करते हैं, लेकिन जो स्वामी प्रसाद मौर्य को जानते हैं वो जानते हैं। नहीं, लेकिन 2000 पहाड़ से भी टकराने की आवश्यकता पड़ती है तो विचारों के साथ मैं खड़ा हो जाता हूं और टकराता भी हूं। 2024 में किसी सूरत में आप बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? अमित शाह, कहा जाता है कि आपके अमित शाह से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, आपको लाने वालों में अमित शाह जी का नाम रहा है, आप जाने के पहले भी उनसे अच्छी मुलाकात हुई, तो 2024 में किसी सूरत में बीजेपी नहीं? भाई देखिए, आना जाना कहां से मामला हो गया? आज तो मामला मैंने इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान की बात उठाया। आने जाने की बात कहां से आ गई? राजनीति में व्यक्तिगत संबंध सबसे अच्छे होने भी चाहिए। मतभेद वैचारिक होता है और जहां भी रहा हूं और जब तक रहा हूं सबसे अच्छे सद्भावपूर्ण वातावरण में व्यवहार भी रहा है, काम भी किया हूं, वैचारिक टकराहट हुई, अलविदा भी करने में रंचमात देर भी नहीं किया हूं। नहीं, तो ये बताइए, आप चुनावी मौसम या चुनावी माहौल समझने के एक तरीके से आप वैज्ञानिक है, तो इस बार कहां चूक हो गई? इस बार आप आए लेकिन सत्ता नहीं आई। देखिए, राजनीति में हार और जीत दोनों एक सिक्के के 2 पहलू की तरह लगातार चलते रहते हैं। चुनाव जीतना, चुनाव हारना माने नहीं रखता, माने रखता है हमेशा आइडियोलॉजी और विचार। वैचारिक मतभेद हुआ, मैंने सूर्य नमस्कार कर लिया। मेरे विचारों से तालमेल का जो प्लेटफॉर्म रहा वहां खड़ा हो गया। लेकिन आपके साथ तमाम लोग आए थे, वो अब नमस्कार करके जा रहे हैं, तो ऐसे कैसे? आज तक जो भी आया है, एक भी उदाहरण किसी को जाने का आप नहीं दे पाएंगे। नहीं, धर्म सिंह सैनी जाने वाले थे, हो सकता है अबाउट टू ज्वाइन भी कर सकते हैं, आप ही के साथ छोड़ करके आए थे। और भी लोगों के नाम है, मैं नाम नहीं बोलूंगा, जिनके बारे में चर्चा है कि आपके साथ वापस आ तो गए लेकिन अब भाजपा जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब जो जबरदस्ती जा रहे थे वो अपनी दुर्गति को देख भी लिए, इसलिए अपने पैरों पर कोई कुल्हाड़ी मारता हो उसे मुबारक हो, लेकिन जो सूझबूझ का व्यक्ति होगा वो कभी भी राजनीति में गलत फैसला नहीं लेगा। अब एक सवाल और है, चूंकि हम लोगों ने गठबंधन की बात की है, तो आपको क्या लगता है कि गठबंधन का चेहरा
कौन होना चाहिए? मैं इसलिए सवाल कह रहा हूं क्योंकि नाम नीतीश कुमार के भी आए, अब दक्षिण की तरफ से भी पार्टियां आ रही हैं। आपको भी लगता है कि हर कोई अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़के आए, या फिर अखिलेश जी को भी आप देखते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर, क्योंकि उन्होंने इशारा किया है कि वो भी चुनाव लड़ेंगे, और मुलायम सिंह के समय समाजवादी पार्टी के एक राष्ट्रीय फलक पर एक बड़ी पार्टी थी। तो आप क्या चाहेंगे कि अखिलेश यादव भी 24 के लिए उम्मीदवार हों या फिर किसी और को नेता बनाया जाए? देखिए, हम सभी अपोजिशन की पार्टीज के नेताओं का एक राय है, देश बचाओ, बीजेपी हटाओ, संविधान बचाओ, बीजेपी हटाओ। कौन चेहरा होगा? चेहरा तो लाओ। कौन चेहरा होगा ये जनता पार्टी में भी नहीं तय था, जनता दल में भी नहीं तय था। उस समय जब विपक्ष सरकार बनाने लायक हुआ तो चेहरा अपने आप आ गया। चुनाव के बाद आपको लगता है कि स्वाभाविक रूप से चुनाव के पहले को चुनाव सब कोई मिलकर लड़ेंगे, चेहरा बाद में अपने आप तय हो जाएगा। एक और सवाल, अब आपके पुराने मुद्दे पर लौटते हैं। आपने जितने सवाल उठाए, ठीक है, अखिलेश जी ने आपसे कुछ नहीं कहा, हम लोग मान सकते हैं उनका मौन समर्थन है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें कुछ न कुछ टैसिट अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन पार्टी के भीतर जो और ब्राह्मण चेहरे हैं, चाहे वो मनोज पांडे हों, चाहे वो पवन पांडे हों, और भी जितने लोग हैं, कई और महिला ब्राह्मण लोगों ने भी आपका खूब विरोध किया, जम करके विरोध किया। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। तो पार्टी के भीतर आपने एक तरीके से अपने लोगों को नाराज कर दिया, बगावत की स्थिति कर दी, आप एक पूरे तबके को नाराज कर दिया। आपने जो भी नाम लिए, किस वर्ग के हैं उसका भी आपने उल्लेख कर दिया, और इसी प्रकार से आज जो भी देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं पर जुल्म, जातीय अत्याचार करने के पक्षधर हैं, धर्म के नाम पर अपमानित करने का जो पाप करते हैं, वही अकेले हमारे विरोध में हैं, और वो सभी एक ही वर्ग के हैं। उसके इतर पूरे देश में किसी ने हमारे खिलाफ कोई जुबान नहीं खोली। तो आप तो ब्राह्मणों के विरोध में एक तरीके से खड़े हो गए कि भाई, आप भी कह रहे हैं एक ही वर्ग के हैं, आपकी पार्टी के भी हैं, विधायक भी हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, ऐसे लोग, तो आपको फर्क, प्रवक्ता भी हैं, आपके पार्टी में भी अगर कोई है तो भी आपको फर्क नहीं पड़ता। स्वाभाविक रूप से पार्टी बड़ी होती है, व्यक्ति छोटा होता है। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो पार्टी के आगे उसकी क्या हैसियत? पार्टी की दया में यहां पर वो विधायक बनता है, सांसद बनता है, या पदाधिकारी बनता है। पार्टी टिकट नहीं दे तो क्या बने जाएंगे? कोई अकेले बन चले आएंगे क्या? और रही बात, आज सवाल सबसे बड़ा यह बन के आ रहा है कि एक ही वर्ग जात के लोग, एक ही वर्ग जात के लोग क्यों महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हैं? एक ही जात वर्ग के लोग आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के अपमान के खिलाफ क्यों है? एक ही वर्ग विशेष के लोग स्वामी प्रसाद मौर्य के इस अभियान के विरोध क्यों है? अपने आप जाहिर हो रहा है। तो उल्टा सवाल ये भी हो रहा है कि भाई, स्वामी प्रसाद मौर्य भी एक ही वर्ग के खिलाफ क्यों हैं, एक ही जाति के खिलाफ क्यों हैं, ब्राह्मणों के खिलाफ क्यों हैं? हमने कभी ब्राह्मण पर टिप्पणी की नहीं। आप ब्राह्मण शब्द यूज किए हैं, हमने एक वर्ग कहा, आपने ब्राह्मण शब्द यूज किया। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं, हम विरोध में किसी के नहीं है, हम महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान के पक्ष में है। नहीं तो लोग आपकी पार्टी में जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे भाई? जो नाम मैंने आपको गिनाए, चाहे पवन पांडे हो, चाहे ऐसे मनोज पांडे, लोगों को सबक जब कभी मौका आएगा तो यही महिलाएं, दलित, आदिवासी, पिछड़े मिलकर के इनको सबक सिखाएंगे जो इनके सम्मान के खिलाफ खड़े हैं। आप भी इनको सबक सिखाएंगे अपनी पार्टी के लोगों को? नहीं, हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, इसलिए हम तो जैसे हमारे वो दूसरे साथी हैं वैसे मैं भी हूं, मैं तो सामान्य सदस्य हूं। जब आपने इस बात को शुरू किया था तब बहुत तेज ये बात निकली थी, क्योंकि इन लोगों ने उसी वक्त से विरोध किया था जो नाम मैंने आपको बताए, बाकायदा राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहा भी था, और ये भी कहा था कि बहुत नाराज हैं अखिलेश जी आपकी इस बात से। तो नाराज थे कि? अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बयान के आने के बाद इस प्रकार की अनर्गल प्रलाप करने वाले के गाल पे चाट अपने आप लग गया।
अच्छा, ये बताइए मौर्य जी, आपको कहीं ना कहीं आगे करके नॉन यादव ओबीसी को समाजवादी पार्टी चाहती है कि जो वर्ग का वोट उनको इस बार चुनाव में नहीं मिल पाए, जो कि उम्मीद थी, वो अब किसी तरह समाजवादी पार्टी से की तरफ आए? पहली बात ये कि जब मैं कह दिया हूं कि ये मेरा निजी बयान है, तो समाजवादी पार्टी बार बार क्यों ले जाते हैं आप? राजनीति किसमें मुद्दा क्यों उछेड़ देते हैं? ये निहायत रूप से सामाजिक सरोकार से जुड़ा, महिलाओं के सम्मान से जुड़ा, आदिवासियों, दलितों के, पिछड़ों के सम्मान से जुड़ा, शूद्र समाज को अपमानित न किए जाने के लिए मैंने आवाज उठाई है। इसमें कोई अगर अपना विरोध मानता है तो उसकी सोच की बलिहारी है। मेरी मंशा किसी वर्ग, की समाज, धर्म, आराध्य पर किसी प्रकार की टिप्पणी करना नहीं, बल्कि जिनको अपमानित किया जा रहा है उनको सम्मान दिलाने का है। आपने लगातार इधर ट्वीट्स किए, आपने लगातार कई बातें कही, आज भी आपने ट्वीट किया है और एक के बाद एक जो ट्वीट होते रहे वो साफ दिखा रहे हैं कि आप न सिर्फ अपने स्टैंड पर हैं बल्कि बहुत अग्रेसिव तरीके से हैं। आपने जितनी बातें कही उसमें ये भी दिख रहा है कि आपकी पार्टी के भी अगर कोई लोग अगर बोल रहे हैं तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उनके खिलाफ। अब भाई, जब कोई स्वामी प्रसाद मौर्य का सिर काटने की बात करेगा, जीभ काटने की बात करेगा, नाक काटने की बात करेगा, कान काटने की बात करेगा, तो स्वामी प्रसाद मौर्य क्या ऐसे लोगों की आरती उतारेंगे? चलिए, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी, यूपी तक के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने बहुत बेबाकी से अपनी पूरी बात रखी और आज भी आप अपने उसी स्टैंड पर कायम हैं जो आपने पहले दिन दिया था। बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ थे स्वामी प्रसाद मौर्य, समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता, वरिष्ठ नेता, और जो इन्होंने सवाल उठाए, जो उन्होंने रामचरितमानस पर सवाल उठाए, उस पर अभी भी कायम है। न सिर्फ कायम है बल्कि अभी अंदर से खुश भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद कहीं ना कहीं इनकी बातों को स्वीकृति मिलती दिख रही है, जैसा कि इन्होंने कहा भी है। तो फिर हम हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ, किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक आप हमें और प्रशांत दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।